जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये है जी हमारा सैटरडे का दिन। अपना नाश्ता हमने सुबह काफ़ी लेट किया था, इतना लेट किया कि लंच तो अब स्किप ही कर देंगे। थोड़ी देर बाद हमने बाज़ार जाने, मेरे हस्बैंड को अपनी कुछ चीज़ें चाहिए थी, साथ में ग्रोसरी करनी है। आज डिनर में बोनलेस टिक्का बनाने का दिल था तो इसलिए मैरिनेशन करके जा रही हूँ ताकि आने तक तैयार हो और आते ही पका लूँगी। पहले सोचा था रात को करके लेटूंगी, टाइम नहीं मिला तो इसलिए नाश्ता करने के बाद फ़ौरन इस तरफ लग गई। मैं मीट को मैरिनेट करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ती हूँ ताकि मीट के अंदर अच्छी तरह से सारे मसालों का जायका चला जाए। चिकन को 3-4 घंटे काफ़ी होते हैं, लेकिन मटन या बीफ वगैरह को मैं ओवरनाइट मैरिनेट करके रखती हूँ। अभी इसे अच्छी तरह से कवर कर दूंगी वरना सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज तो खैर से हमारा सूरज निकला हुआ है, धूप भी है, लेकिन सर्दी -12 जा रही है। ये धूप भी बहुत ठंडी होती है, इसके निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ इतना सा फ़ायदा होता है कि दिन थोड़ा रोशन लगता है। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ के ढेर जूं के तूं पड़े हैं और हर चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे बस अकड़ सी गई है। दरख्तों पे इस तरह से पड़ी स्नो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, यकीनन आप लोगों को भी देख के अच्छी लग रही होगी। इस तरह की पड़ी वाइट सी स्नो को देख के दिल करता है कि थोड़ी सी बंदा लेटनियाँ लगा ले, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं। हर बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं स्नो को। वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पैक होते हैं, अपने पूरे कपड़े पहने होते हैं। बच्चों के विंटर ड्रेस, शूज़ और ग्लव्स इस तरह के बने होते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती। यहाँ के बच्चे इतने प्यारे प्यारे वाइट से होते हैं, जब वो स्नो में खेलते हैं तो ठंड से उनके नोज़ और चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं तो अक्सर ही बच्चों को पकड़ के उन्हें प्यार करना शुरू कर देती हूँ। आजकल चूँकि कोविड का पीरियड जा रहा है तो इस वजह से ना तो मैं ज़्यादा बच्चों के करीब जाती हूँ और ना ही उन्हें अपने पास आने देती हूँ। इंशाल्लाह जब कभी हालात ठीक होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि बच्चे किस तरह से स्नो में खेलते हैं। मैं जब शुरू में यहाँ पे आई तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करती थी। जब मुझे बाहर प्यारे प्यारे से बच्चे नज़र आते तो मैं उनके वालिदैन से परमिशन लेके उन्हें प्यार करना शुरू कर देती थी। यहाँ के तकरीबन सारे बच्चे ही बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, उनकी आंखें ब्लू या ग्रीन होती हैं और बाल उनके गोल्डन कलर के होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं ये एक मसनूई झील बनी हुई थी। अभी सर्दी की वजह से ये बिल्कुल जम चुकी है, आइस बन चुकी है, तो लोग इसके ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं। आगे थोड़ी झाड़ियाँ आ रही हैं, इस वजह से अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा रश होता अगर कोविड ना होता। इस तरह का मौसम तो नॉर्वेजियनों के लिए आइडियल और परफेक्ट होता है, क्योंकि उनका दिल होता है स्नो भी हो और सूरज भी हो तो वो बाहर जाके कोई ना कोई एक्टिविटी करें। यहाँ साइड पे फुटपाथ है, उसके ऊपर आपको पैदल लोग चलते भी नज़र आ रहे होंगे और कुछ लोग साइकिलों पे जा रहे होते हैं। ज़्यादातर नॉर्वेजियन सख्त जान और सेहतमंद लोग हैं, इसलिए वो अपनी एक्टिविटी जारी रखते हैं। बारिश हो, बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, कोई भी चीज़ इनके आड़े नहीं आती। हर वक्त ये अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं अपने काम करने के लिए। अभी यहाँ पे मॉडर्न सिटी एरिया देख लें, थोड़ी ही देर में हम पुराने वाले ओस्लो में जाने वाले हैं। ये बिल्डिंग्स कुछ साल पहले नई बनी थी, इसकी बैक साइड पे पुराना ओस्लो है। और ये देख लें जी, ओस्लो का ग्रैंड बस टर्मिनल है। यहाँ से बसेस नॉर्वे के बहुत ही दूर दराज इलाकों तक जाती हैं। मेरे हस्बैंड ने अपनी कुछ चीज़ें लेने के लिए स्पोर्ट्स स्टोर पे जाना था। हमने अपने घर के करीबी स्टोर से पता किया तो वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि आपको इस स्टोर से मिलेंगी, इसलिए हमें इस साइड पे आना पड़ा। ये सारा सेंट्रम और ओल्ड एरिया है। यहाँ पे आपको जो एक सेंटर नज़र आ रहा है इसका नाम गिनोरियस है। ये ओस्लो के पुराने सेंटर्स में से एक है। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें जो नॉर्वे रहता हो तो वो आपको बताएगा कि गिनोरियस किधर है। यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि गैर मुल्कियों की भरमार रहती है। अगर किसी ने देखना हो कि नॉर्वे में कौन कौन सी कौमें आबाद हैं तो ओस्लो के 2 इलाके ग्रोनलैंड और गिनोरियस पे आके पता चल जाता है जी। तो अभी यहाँ से थोड़ी ही देर में हम अपने स्पोर्ट्स स्टोर पे पहुँचने वाले हैं। ओए होए, आप यहाँ पे ज़रा रश मुलाहिजा फरमाएं, कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। ये सब कुछ कोविड की वजह से हो रहा है, हमें नहीं था पता कि इतना ज़्यादा रश होगा, वरना हम नहीं आते। यहाँ पे टेम्परेचर हमारे इलाके से थोड़ा सा प्लस है। मेरे हस्बैंड को अपनी कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। मैं अंदर नहीं गई, मैं साइड पे खड़ी रह गई क्योंकि अंदर रश डालने का फ़ायदा नहीं था। काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे हस्बैंड की बारी आई थी और मैं तो इतनी देर में फ्रीज़ होना शुरू हो गई थी। हालांकि काफ़ी अच्छी तरह से मैंने कपड़े पहने हुए थे। मुझे जब सर्दी ज़्यादा लगने लगी तो मैंने हस्बैंड से कार की चाबी ली और जाके अंदर बैठ गई।
मैंने तो वैसे ही यहाँ से कुछ नहीं था लेना, मैंने किसी और दुकान पे जाना था। हस्बैंड ने अपनी चीज़ें चॉइस की हुई थी, बस उन्होंने यहाँ से पिक करनी थी। लाइन इतनी लंबी थी, वो थोड़े थोड़े लोग अंदर एंटर कर रहे थे। सैटरडे वाले दिन ये दुकान काफ़ी जल्दी बंद कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए हम दुकान खुली रखेंगे। हम आ गए हैं घर और मैं लेके आई हूँ ग्रीन चिलीज जो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं। इनकी प्राइस देखें, ये 60 क्रोन्स की 1 kg हैं। आजकल पाकिस्तानी सब्जियां यहाँ पे बहुत महंगी हो चुकी हैं। मुझे सही तरह से नहीं पता कि ये मिर्चें पाकिस्तान की हैं या किसी और मुल्क से आई हैं, लेकिन हमारी मिर्चों से मिलती जुलती हैं तो इसलिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। कोविड से पहले यहाँ पे सब्जियों की प्राइसेस 60 क्रोन पर kg थी, चाहे वो कद्दू हो, बैंगन, करेले, भिंडियाँ या टिंडे टाइप इस तरह की जितनी भी सब्जियां थी वो 60 क्रोन्स की होती थी, लेकिन आजकल वो 80 क्रोन्स की पर kg हो चुकी हैं या इससे भी कई दुकानों पे महंगी होती हैं। मैं इतनी ज़्यादा तो कम ही लेके आती हूँ, ज़्यादातर मैं 1 पाव लेके आती हूँ जिनसे 1-1.5 हफ्ता बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए ग्रीन चिली जो इस तरह की रेड या ऑरेंज सी हो जाती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। जब खुद से चुन के लेनी हो तो फिर मैं अक्सर ढूंढती रहती हूँ कि मुझे इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं। शॉप वालों ने कुछ सब्जियों के बैग्स बना के रखे हुए थे। पहले मुझे लगा कि शायद अंदर से कुछ चीज़ें ख़राब ना हो, इसलिए शायद थोड़ी सस्ती लगी हुई हैं, लेकिन जब घर लेके आई तो यकीन करें कि इनमें से सिर्फ एक मिर्च ऐसी थी जिसके ऊपर थोड़ा सा दाग था। थोड़ी सी मिर्चें मैं फ्रेश इस्तेमाल के लिए रख लूँगी, बकाया फ्रीज़ कर दूँगी। और ये चलजम भी मुझे वहाँ पे अच्छे लगे, पता नहीं ये भी पाकिस्तानी हैं या नहीं, लेकिन उनसे मैच करते थे इसलिए मैं ले आई। पहले एक कच्चा खा के टेस्ट करूँगी, देखूँगी कि क्या पाकिस्तान जैसा इनका टेस्ट है या नहीं। पाकिस्तानी शलजम की तो क्या ही बात होती है, जब वो सीज़न में होते हैं तो इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये उस तरह के तो नहीं, लेकिन चलें दिल खुश करने के लिए ऐसे ही सही। हमें अगर इस तरह की चीज़ें भी मिल जाएं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पाकिस्तान की ना भी हों लेकिन उससे मिलती जुलती तो होती हैं। फ्रेश मिल जाएं तो बहुत बड़ी गनीमत होती है हमारे लिए, क्योंकि बेचारी सब्जियां यहाँ पे आते आते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ये धनिया पुदीना जैसी चीज़ें तो इतनी नाजुक होती हैं, कम ही दिन रहती हैं फ्रेश। ये सारी चीज़ें अभी लेके आए थे, पहले मैं इनको धोने की तरफ लग गई हूँ। इनको खुश्क होने के लिए रख दूँगी, साथ ही अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लूँगी। पहले इनका अच्छी तरह से पानी वगैरह नुचड़ जाए, फिर मैं धनिया पुदीने के पत्ते अलहदा करके उन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। और ये चावल मैंने भिगो दिए हैं चने वाले चावल बनाने के लिए। साथ में सारे मसाले, अदरक, टमाटर वगैरह रख लिए हैं। प्याज पहले ब्राउन कर लूँगी, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। जब लहसुन की खुशबू थोड़ी ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर मिर्चें, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, इलायची और टमाटर वगैरह ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा डाल के टमाटरों को सॉफ्ट होने तक मैं पका लूँगी। फिर इसके अंदर नमक, मिर्चें, हल्दी ऐड करके साथ ही चने डाल के भून लूँगी। जब चने थोड़े से भून जाएं तो पिसा धनिया डाल के साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के भूनूंगी और साथ ही पानी ऐड कर दूँगी। जब बॉयल आ जाएगा तो चावल ऐड कर दिए। इनको बहुत नरम हाथों से हिलाना होता है, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चम्मच चावलों में नहीं चलाती। अब मैंने अदरक, टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया और आहिस्ते आहिस्ते चावलों को मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चावल टूट जाते हैं। इस स्टेज पे नमक चेक करके उसे पूरा कर लेना है। फिर मैं इन्हें दम पे रखूँगी और साथ में जो चिकन मैरिनेट सुबह किया था उसके टिक्के तैयार कर लूँगी। टिक्कों को थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए ये मुख्तलिफ कलर्स की मैंने पपरीका काट ली हैं और फिर इस तरह से स्कीवर्स के ऊपर परो के उनकी अच्छी सी सलाहें बना ली हैं। चावल काफ़ी हद तक पक चुके हैं, अब दम पे आने वाले हैं। जितनी देर इन्हें दम लगेगा उतनी देर में मैं टिक्के सारे तैयार कर लूँगी। टिक्के मैंने सारे सलाहों पे लगा लिए हैं। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इनके ऊपर रखती जाऊँगी। इन्हें मैं ओवन में आज बेक नहीं कर रही, मेरा दिल था कि मैं तवे पे पकाऊँ इसलिए इस पे पका रही हूँ। चिकन बहुत नरम होता है, तवे के ऊपर भी काफ़ी जल्दी गल जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि इन्हें बस ओवन में ही पकाया जाए। वैसे भी चिकन के बाइट्स मैंने बहुत छोटे छोटे से रखे थे, बहुत ज़्यादा बड़े काट दें तो वो अंदर से इतने अच्छी तरह से कुक नहीं होते। जितने छोटे होंगे उतने प्यारे भी लगेंगे और टेस्ट में भी अच्छे बनेंगे। बस ये तो डिनर हो गया हमारा रेडी। यहाँ पे तो लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इन्हें बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह से चावलों को दम भी लग चुका है। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। टिक्के भी तैयार हो चुके हैं। बच्चों को आवाज़ दूँगी तो वो आके अपना खाना ले जाएं। बच्चे खुशबू सूंघ के ही 3 दफ़ा पूछ के जा चुके हैं कि कितनी देर लगेगी तैयार होने में। आज एक्चुअली हम काफ़ी लेट इस वजह से हो गए थे कि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अगर हमें उस शॉप पे वेट ना करना पड़ता तो फिर हमने अपने एस्टिमेट टाइम पे घर वापस पहुंच जाना था। जब हम लेट हो गए तो मैंने बच्चों को फ़ोन कर दिया था कि आप कोई योगर्ट या बनाना वगैरह खा लो।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ बना था सब कुछ जी। तो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट डे और जो फ़िश मैं लेके आई थी वो बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा लहसुन पाउडर, नमक और काली मिर्च को मैंने मिक्स कर लिया है और इसका छिड़काव फ़िश के ऊपर कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी। जब फ़िश भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी तो इसको कुछ देर के लिए रख दूँगी। लेमन या सिरका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़िश के लिए, ये इसकी स्मेल को ख़त्म करता है। फ़िश की कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और हाफ कप मैदे के अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से बैटर बना लिया है। बैटर को बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस तरह का रनी होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पतला होगा तो वो फ़िश इतनी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखना होता क्योंकि उससे कोटिंग बहुत मोटी हो जाती है, फिर फ़िश के ऊपर इतनी अच्छी नहीं लगती। सारी फ़िश को बैटर के अंदर अच्छी तरह से डिप करके क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग कर लेनी है। क्रम्स फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लगने चाहिए, कोई भी जगह खाली ना रहे, फिर ही फ़िश अच्छी बनती है। पहले मैं 3-4 फ़िश पीसेस की कोटिंग कर लूँगी क्योंकि इतने ही मेरी कढ़ाई में आते हैं, बकाया बाद में बना लूँगी। ऑयल का टेम्परेचर शुरू में थोड़ा सा हॉट होना चाहिए क्योंकि इससे कोटिंग ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर ऑयल ठंडा होगा तो कोटिंग इस तरह से ऊपर नहीं चिपकेगी। पहले मैंने फ्लेम को हाई पे रखा था, अब उसे मैंने मीडियम पे कर दिया है ताकि फ़िश अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़िश बन के तैयार होती है। इसके अंदर जस्ट मैंने 4 चीज़ें ऐड की हैं, नमक, काली मिर्चें, लहसुन पाउडर और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। बस इसी से फ़िश को मैरिनेट किया है। और बच्चों को खुश करने के लिए मैंने थोड़े से पोटैटो वेजिस बना लिए हैं ताकि उन्हें बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल नज़र आए। फिर मैंने सब के लिए अलग-अलग से इस तरह से प्लेट्स बना दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि बहुत ही टेस्टी बनी थी ये फ़िश, अंदर तक बिल्कुल परफेक्ट कुक थी। बस जी, तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक मत करें। खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।